नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 25 नवंबर 2021 जो कि सेकंड फेज का ये लास्ट डे को लास्ट शिफ्ट में एग्जाम थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो 25 नवंबर के तृतीय पारी में पूछे गए यहाँ पर 40 में से 38 यानी लगभग सारे जीके के सवाल मिल चुके हैं। तो ये सारे सवाल इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर ऑल शिफ्ट की एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लें। और थर्ड स्टेप में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपनी स्टेप में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो यहाँ पर तृतीय पारी में पूछे गए सवाल कंटिन्यू करें जीके के। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। एक ही पास ले लीजिएगा और जो चाहे एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। 400 प्लस एग्जाम्स के लगभग सारे एग्जाम्स के अवेलेबल हैं। और अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, यदि आप टीटीजी कूपन कोड यूज़ करते हो इस मॉक टेस्ट सीरीज में, जहाँ पर ये आपको टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, तो इस टीटीजी के कूपन कोड से आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ आपकी एक और डिस्काउंट हो रहा है 120 रुपये का, यानी ये मॉक टेस्ट आप 14 मंथ की वैलिडिटी में 280 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हो। तो लिमिटेड टाइम के लिए ये डील है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक ऐप से भी टीटीजी कूपन कोड यूज़ करते हुए सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट का पहला सवाल, इंटरपोल के साथ संपर्क के लिए भारत का आधिकारिक रूप से नामित एकल संपर्क एजेंसी कौन सी है? तो जिस प्रकार इंटरपोल है विश्व में वो ग्लोबली, उस प्रकार भारत में उससे कनेक्ट एजेंसी कौन सी है इंटरपोल से? तो वो है सीबीआई, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1942 में हुई है। इससे पहले यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है सीबीआई किस पूछा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत इसका अधिकार क्षेत्र है। रो की फुल फॉर्म पूछिए तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगी। रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो की स्थापना हुई है दोस्तों 1968 को। इसका मोटो क्या? धर्मो रक्षति रक्षित। नेक्स्ट सवाल, आर्टिकल 51 क है, ये किससे संबंधित है? सभी को पता होगा, मूल कर्तव्य है इसमें जो भाग 4A में रखे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? वैश्विक हाथ धुलाई दिवस आपको पूछा है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। नेक्स्ट वाले यहाँ पर ये पूछा आपको, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में हुई है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान इसका नाम है दोस्तों संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। 1974 को ये नाम रखा गया है। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 1958 में इसका नाम वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय था, अभी इसका नाम ये है। और बात करूँ यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई है, 4 फरवरी 1916 को। कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं कि ये वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, और कुछ ने कमेंट किया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था थर्ड सेट में। तो जिनका एग्जाम था एग्जैक्ट कौन सा था आप कमेंट करके जरूर बताना। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? तो रबी की फसलों की बुआई होती है दोस्तों सर्दियों के मौसम में, यानी अक्टूबर नवंबर मंथ में इसे उगाया जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, जो जई, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, शिशु, मक्का, जीरा वगैरह ये रबी की फसलें हैं। जायद की फसल कौन सी है? जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, यानी खरीफ और रबी की फसल के बीच में जो बोई जाती है वो जायद की फसलें हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो सब्जियां वगैरह हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, तरोई, खरबूजा, टमाटर, ये सभी जायद की फसलें हैं। खरीफ की फसलें हैं, ये बोई जाती है जून जुलाई में गर्मियों में, और अक्टूबर के आसपास इसे काटते हैं। इसके अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, तुहर, कुल्थी, जूट, मूंगफली, घना, सोयाबीन, उड़द वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, आमतौर पर किस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है जो काली कपास वाली मिट्टी है, काली मिट्टी, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोला जाता है। एलजीबीटी कम्युनिटी से संबंधित आपको वाद का पूछा है, जो कि नवतेज सिंह जोहार बनाम भार संघ वाला वाद है। तो सवाल इस प्रकार घुमा के पूछा जा रहा है, यदि आपको पता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी है किस टाइप से बिलोंग करती है, तो समलैंगिक वाला यही वाद है। इससे पहले भी आया था आईपीसी की धारा 377 से जुड़ा हुआ वाद, नवतेज सिंह जोहर बनाम भार संघ वाद है। समलैंगिकता है, इसको अवैध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 है, समलैंगिकता को अवैध बताती है। तो इस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को अहम फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि समलैंगिकता संबंध है वो अपराध नहीं है। एलजीबीटी का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर हो जाएगा। और ये 377 की धारा है, ये समलैंगिकता को अपराध मानते हुए कार्यवाही यहाँ पर की जाती है।
और अगला सवाल यहाँ पर राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है। अस्थायी कानून जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है वो आपके अनुच्छेद 123 यानी 123 में है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के प्रकार ही राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 213 के अंतर्गत है। 213 यानी आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। एक प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आया है। तो अध्यादेश की अधिकतम वैधता है वो 6 महीने और 6 सप्ताह रहती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर द हाइएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इज एन इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो किसी भी राज्य में सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन सा पुलिस अधिकारी रहता है तो वो आईपीएस लेवल पर रहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। ये रैंक है, सबसे हाईएस्ट रैंक है पुलिस की किसी भी राज्य में। डीजीपी आप कह सकते हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला सवाल यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। तो ये दोस्तों स्टोमाक यानी अमाशय से ये रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल के द्वारा। यह आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता पद के बारे में है और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उनको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। और महाधिवक्ता विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का हकदार कौन कौन है। तो सीआरपीसी की धारा 125 में प्रीवियस सेट में भी सवाल आया हुआ है और इसके भरण पोषण में हकदार हैं पत्नी है, संतान है और माता पिता। आपको पूछा कौन हकदार नहीं है, इस टाइप से सवाल था तो ये हकदार है। इसका अतिरिक्त जो ऑप्शन था करेक्ट करना था। भरण पोषण के लिए आदेश हैं वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत है। नेक्स्ट वाले पर मोटर वाहन संशोधित अधिनियम कब पारित हुआ है। तो दोस्तों मोटर वाहन का जो मूल अधिनियम है वो 1988 को पारित हुआ था और इसका संशोधन ये नया मोटर वाहन आपको सभी को पता है, लगभग सभी सेट में सवाल ही आ रहा है। मोटर वाहन का जो नया अधिनियम है 2019 को पारित हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर व्यास सम्मान किस रचना को नहीं मिला है। 3 विकल्प तो स्टूडेंट बताए हैं जिनको दिया गया है, चौथा विकल्प जो भी रहा होगा वो आपको करेक्ट करना था। पहला गिरमिटिया को मिला हुआ है, आलोचना का पक्ष और कट गुलाब, इन तीनों ही रचनाओं को व्यास सम्मान मिल चुका है। मैं आपको ये बता ही देता हूँ 2000 में मिला था पहला गिरमिटिया जो कि गिरिराज किशोर का उपन्यास है। 2001 में आलोचना का पक्ष है रमेश चंद्र शाह का और कट गुलाब है ये रचना मृदुला गर्ग का उपन्यास है। 2004 को इन तीनों को ये मिल चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लेटेस्ट की बात करूँ तो 2020 में पाटलिपुत्र की सामग्री जो उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये उपन्यास शरद पगारे का है। 2019 में दिया गया है कागज की नाव, रचना है नासिरा शर्मा की। और 2018 में जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगूड़ी की रचना है। 2017 में दुखम सुखम ममता काली को दिया जा चुका है। और जो सर्वप्रथम दिया गया था व्यास सम्मान वो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी है, इस हेतु रामविलास शर्मा को दिया गया है। 1992 में नीला चांद जो रचना है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला है। गिरिराज कुमार माथुर को मिला 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ इस रचना के लिए। तो जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं जिनको ये व्यास सम्मान है, ये रचनाएं आप जरूर याद रखना है। सरस्वती सम्मान है या फिर जो भी सम्मान दिए जाते हैं ज्ञानपीठ वगैरह, ये सभी आपको पता होना चाहिए। और अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला सवाल, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग के गठन की बात करूं बहुत बार आया है, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का गठन है आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। जो भारतीय संविधान का भाग 15 है इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट यहाँ पर प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ है ये आपको पूछा। तो प्लासी का युद्ध है ये कहाँ पर, प्लासी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में युद्ध हुआ है प्लासी का। कब हुआ 23 जून 1757 को हुआ है। किन के मध्य हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब की सेना है। तो कंपनी की सेना ने जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और इसमें यहाँ पर बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला को हरा दिया था। कहा जाता है कि मीर जाफर है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे। तो मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल यहाँ पर कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है ये आपको पूछा है। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है,
तो इनमें से नीति आयोग हैं, न तो संवैधानिक है न असंवैधानिक है, तो ये नीति आयोग हो जाएगा, संवैधानिक नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना सभी को पता है, रिपीट हो रहा सवाल, 2010 को। ये कब हुई है? 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है, ये दोस्तों 2010 वाला ही एक्ट है, जरूर याद रखना आपको। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक वैधानिक निकाय है, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का पूछे तो राज्यपाल इसकी स्थापना करते हैं। आर्टिकल 243 आई और वाई में इस आयोग के गठन के लिए जो व्यवस्था दी गई है कि राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे। और बात करूं वर्तमान में जो राज्य की बात न करके राष्ट्रीय जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है, जिसको गठन को मंजूरी 2017 को मिली है। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है वो 2020 से 25 तक है। और इनके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह हैं। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, 1952 से 57 तक रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की, पश्चिम बंगाल की। काफी बार क्रम से पूछ लिया जाता है या फिर डायरेक्टली विकल्प में होता है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या अधिक है, जिसमें हो सकता है उत्तर प्रदेश ऑप्शन ही न दे, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना होता है। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इस प्रकार से क्रम है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना है, ये दोस्तों उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई है। कब? 1862 को हुई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि सबसे पुराना हाईकोर्ट है। कलकत्ता हाईकोर्ट 1861 का जो एक्ट है उच्च न्यायालय का, उसके तहत हुई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ है? बाल विवाह निषेध अधिनियम है, ये आपको होगा 1929 हो सकता है, या फिर लेटेस्ट का पूछा है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में वैसे पारित हुआ है। भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है वो लागू हुआ है। बाकी यहाँ पर जो शारदा एक्ट से भी एक सवाल आया है, जो मूल वाला यही है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को हुआ था, तो जिसे शारदा एक्ट बोला जाता है। तो पूछा है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट से सवाल आया है, तो इसे 1929 में, वैसे ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को, जो बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु ये कानून था। और इस शारदा एक्ट में सबसे पहले लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 1949 में और लड़कियों के लिए 15 वर्ष की गई। फिर दोबारा संशोधन हुआ 1978 में, लड़कियों की आयु 18 और लड़कों की 21 वर्ष की गई है। इसके प्रायोजक है वो हरविलास शारदा, इसलिए इसे शारदा एक्ट भी बोला जाता है। अगला सवाल यहाँ पर 44वां संशोधन अधिनियम 1978 किससे संबंधित है? तो इसमें 3 प्रमुख में प्रावधान बता देता हूँ। 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, एक तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है आर्टिकल 301 के तहत। फिर यहाँ पर इससे पहले ये दोनों ही फैक्ट से सवाल आ चुके हैं कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है, वो इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये सशस्त्र विद्रोह आपातकाल के दौरान आंतरिक अशांति की जगह ये प्रयोग किया जाएगा। और जो आर्टिकल 21 और 22 में इस उपबंध के द्वारा अधिक शक्तिशाली इन्हें बनाया गया है, जो निवारक नज़रबंदी है, वो उससे संबंधित भी इसमें संशोधन हुए हैं। अगला सवाल, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित तो उस केस में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग आपको पूछ ले, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो उसको बुलाते कौन है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। काफी बार सवाल आता है संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल के तहत ये बुलाई जाती है? तो आर्टिकल 108 में है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान। हु रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? तो ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है? UNCTAD यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है 2020 में। इस रिपोर्ट में कुछ आउटफ्लो में आपको बता देता हूँ FDI का, जो चाइना में सबसे अधिक है, $130 बिलियन का इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगला सवाल यहाँ पर बच्चों के लिए विशेष उपबंध को किस अनुच्छेद में छूट दी गई है? आर्टिकल 15 के भाग 3 में। इससे पहले भी ये सवाल रिपीट हुआ है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण का पूछा था, तो भाग 15 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का भाग 3,
जो वैसे आर्टिकल 15 है क्या, भाग 1 में आपको मिलेगा कि किसी भी राज्य के नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी कुछ छूट दी गई। जैसे 15(3) में क्या है, महिला और बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ हो सकता है आपको भेदभाव देखने को मिले, विशेष उपबंध के तहत यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलती है, वो 15(3) में मिलती है। ठीक है, 15(2) में क्या है, ये सभी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर जो भोजनालय हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, यहाँ पर भी कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता इस आधार पर। और 15(4) में है राज्य को सामाजिक, ये भी पूछा गया प्रीवियस सेट में 15(4) वाला, राज्य को जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध के लिए छूट हो सकते हैं इनके अकॉर्डिंग भी, वो 15(4) में, ये ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार के अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार था पहले। संपत्ति का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19(1)(f) और 31 में, ठीक है, आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार था। अभी भी संपदाओं वाला ये आर्टिकल 31A में है। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की जो व्यावृत्ति है वो आर्टिकल 31A में है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, वो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत कानूनी विधिक अधिकार बनाया गया है। भारतीय आतंकवाद निरोधक और विशेष अभियान इकाई कौन सी है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये आतंकवाद निरोधक एजेंसी कह सकती हो। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये आतंकवाद निरोधक और विशेष अभियान इकाई है, फोर्स है। और बाकी इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं विभिन्न आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर पैरामिलिट्री के बारे में बता देता हूँ। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, भारत और चीन के मध्य जो तिब्बत की बाउंड्री है उनके लिए सिक्योरिटी। असम राइफल, याद रखना है, भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा असम राइफल के द्वारा की जाती है। और फिर बात करूँ यहाँ पर CRPF है, पुलिस कार्यवाही में राज्य यूटी है, कानून व्यवस्था है इत्यादि। आम चुनाव में CRPF का उपयोग होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, तो ये नाम से स्पष्ट आप देख सकते हो, औद्योगिक है तो जो भी ऐतिहासिक धरोहर वगैरह है, उद्योग कारखानों वगैरह वहाँ पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए जो सटी सीमा है उनकी सिक्योरिटी। सशस्त्र सीमा बल है, भारत भूटान और भारत नेपाल की सुरक्षा का दायित्व इनके पास है। अगला सवाल यहाँ पर, व्हाट इज एप्पल पर्सनल असिस्टेंट कॉल्ड है। अमेजन एलेक्सा वाला पूछा गया था इससे पहले। सैमसंग का जो बिक्स भी पूछा गया है। अभी यहाँ पर पूछ लिया है एप्पल, जो जितने भी प्रमुख कंपनियों के ये वर्चुअल असिस्टेंट हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं AI का प्रयोग करते हुए, जैसे कि एप्पल का कौन सा है, श्री, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, जो मिलिट्री फोर्सेज कह सकते हो, जिसमें इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स आती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारत में कार्यपालिका है, ये प्रस्तावना के किस शब्द में उल्लेखित मिलता है, तो क्या विकल्प थे, या फिर किसी भी कैंडिडेट को इसका एग्जैक्ट आंसर पता तो कमेंट जरूर करना। एक सवाल भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से पूछा गया है, कब पारित हुआ है। स्टूडेंट ने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक से संबंधित कोई वाद पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या सवाल था बताना, बाकी मैं बता देता हूँ, ये 1988 में एक्ट पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है, 2005 में हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम से पहले था सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 है, उसे अग्रदूत बोला जाता है सूचना का अधिकार RTI का। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई है। एक सवाल इस टाइप से स्टूडेंट ने बताया कि विश्व सुंदरी है वो किस शहर को कहा जाता है, और उन्होंने विकल्प में कहा कि कोलकाता, त्रिवेंद्रम, सूरत, नागपुर था। तो ये ही एग्जैक्ट सवाल था थर्ड सेट में, या फिर कुछ संशोधन था, या फिर किसी भी कैंडिडेट को आंसर पता तो कमेंट कर सकते हैं। तो किस टाइप से सवाल पूछा गया था। फसल बीमा से संबंधित संस्था का एक सवाल पूछा गया है। बाकी हिंदी में आप देख सकते हो, यहाँ पर पूछा है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। रंग बरसे भीगे सुंदर वाली किसकी रचना है, तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, और मूल रूप में सर्वनाम कितने होते हैं, इस टाइप से। और फिर यहाँ पर पश्चिमी बोली कौन सी नहीं है, हर्ष का विलोम पूछा है, व्यास सम्मान किसको वाला बता दिया है। एक समाज से सवाल पूछा स्टूडेंट बताया, 3% क्वेश्चंस थी। और ये जो पुरुषवचन कौन से हैं, इनमें से आपको पूछा कौन से पुरुषवचन। स्वर्ण युग किसने कहा है, एक अकर्मक से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है हिंदी से। तो इस टाइप से यहाँ पर आपकी 25 नवंबर 2021 में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सारे जीके के सवाल कवर हो चुके हैं। बाकी कोई भी सवाल में डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। आपका फेज थर्ड में एग्जाम कौन सी डेट को वो बता देना। और 25 नवंबर के तीनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। प्रथम पारी, द्वितीय पारी का अलग से वीडियो बनाया हुआ है। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी ये यदि आप इसी प्रकार जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं SSC रेलवे एग्जाम्स में, उसकी एक्स्ट्रा फैक्ट PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट toptrainingGK.in विजिट कर सकते हो। किस प्रकार डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हो। और TTG के कूपन कोड यूज करते हो टेक्स्ट बुक पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।